न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। दोपहर के 12 बजने वाले हैं और दोपहर के 12 बजे सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा खुलासा हाथरस केस को लेकर। लोकेशन मिली है मोबाइल की और उसके आधार पर क्या यह पूरा केस पलट गया, इसको लेकर बड़ा दावा और बड़ा खुलासा हुआ है। हाथरस केस को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। हाथरस का हैरान करने वाला सच आपको दिखाएंगे, बताएंगे घटना के दिन आरोपियों की लोकेशन ट्रेस होने से कैसे पलटने लगा है हाथरस का यह पूरा केस। लेकिन पहले सुनवाते हैं हाथरस को लेकर पीड़ित परिवार और आरोपी परिवार के बयान। न्यूज नेशन के खास शो देश की बहस में पीड़िता की भाभी और आरोपी के बाबा आमने सामने थे और कर रहे थे अपना अपना दावा। दोनों परिवार हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले संवेदना जताना चाहूंगा आदरणीय भाभी जी आपको, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक जवान जिंदगी ऐसे चली जाए, हम सबको दुख है, पूरे देश को दुख है। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो बातें आज एक्यूज्ड या आरोपी ने अपने पत्र में एसपी साहब को कही, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? सब गलत है, कोई भी बात सच नहीं है, जो भी है सब गलत है। ये जो टेलीफोन नंबर की बात आ रही है भाभी जी, उसके बारे में आप क्या कहेंगी कि 62 कॉल इधर से हुए, 42 कॉल इधर से हुए? वो जो फ़ोन नंबर है वो आपके मतलब पीड़िता के भाई के नाम पर है और वो उनकी भाभी के पास रहता था, ऐसा बताया जा रहा है। क्या ये एक सच्चाई है? क्या वो उस फ़ोन से एक्यूज से बात करती थी? हमारे घर में एक ही नहीं, हमारे घर में एक ही फ़ोन है जो हमेशा पापा के पास रहता था और घर में और कोई भी फ़ोन नहीं है। ये सब कुछ सोची समझी एक साजिश है और हम लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। आरोपी के बाबा मेरे साथ है, मैं चाहता हूँ एक संवाद हो जाए। आप क्या कहेंगे बाबा जी? आप बताइए मुझे। पीड़ित का परिवार कह रहा है कि कोई भी दोस्ती नहीं थी, संदीप कह रहा है कि दोस्ती थी, बातचीत होती थी। आपके पास क्या जानकारी है? आप बताइए, आपके परिवार का क्या पक्ष है? यहाँ कोई ऐसी कोई घटना घटी ना है, न कोई चीख भई, न कोई पुकार भई, न कोई लेना नबो, न कोई देना वो काऊ है, कोई बात कैसी मालूम ही ना है। माँ तो जे माँ बेटा बेटी जे ये माँ आस पास अपने लोग अपने घास पास काट कर और काट रहे। बताइए और क्या हुआ था? और क्या हुआ था 14 तारीख को? आपने कहा कोई चीख नहीं, कोई पुकार नहीं। क्या ऐसी कोई जानकारी आपको मिली थी? क्या तुरंत शिकायत हुई थी कि संदीप ने ऐसा कर दिया? आपको कोई जानकारी है इस बारे में? न जानकारी तो ये कि माँ कोई ऐसी घटना घटी ना है जाते रहे कि ये बता रहे कहाँ है। अगर ऐसी कोई घटना घटी तो माँ और बेटी और बेटा और ये सब कह रहे हैं कि हम पे दराती हाथ में। अगर माँ मान लो ये कोई एक बालक जाए और 4 दराती हो, 4 जब व्यक्ति के हाथ में, तो कोई एक लड़का बच के कैसे आवे? को 4 दराती अरे जे तो मई फात देते इन्हें न्याय मई मिल जाए। तो अब जो न्याय की बात कर रहे हैं, न पहते एक लड़का, तीनों ने पहते दराती हाथ में होते भाई और निकले आयो, तो चाहे आप क्या समझोगे? मैं तो यही समझूंगा कि माँ लड़का था ही नहीं। अगर लड़का माँ थो तो जिन्हें को दरातीन थे मारो पीटो न। आप क्या कहेंगे भाभी जी? आप बताइए, आपका क्या वर्जन है? वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ वो ये हुआ कि आपके परिवार की तरफ से ही आपत्ति थी और ये बात दोनों परिवारों की पता थी, ये कह रहे हैं बाबा जी, राकेश जी। बाबा के देखने वाले थे वो सब वहाँ खेत में मर गए थे क्या, जिन्होंने देखा? मैं नाम बताऊँ किसने देखा हैं? बताइए बताइए, बिल्कुल बताइए। वो जवाब देने के लिए राजी है। लड़का का नाम ले रहे हैं वो भी था है लब। हाँ, जो लोगों ने देखा वो सब क्या मर गए थे उस टाइम, या गांव के सारे लोगों को मतलब कुछ कोरोना घोषित कर दिया जो किसी ने कुछ देखा ही नहीं? नहीं, एक गांव जब ऐसा हो जाएगा तो हजार ये लड़कियां तो बस इसी तरह मरती रहेंगी, कोई आवाज़ उठा ही नहीं सकेगा ना। ये जो बात बोल रहे हैं ना कि भाई था कि माँ थी, जो लोगों ने दराती से मारा क्यों नहीं? अरे वो सामने से बाहर करता ना तो उसे पता भी लग जाता, एक ही 100 के बराबर पड़ती लड़की। आप जानते हो कोई भी लड़की हो अपनी आत्म सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है। तो फिर ये चोट कैसे लगी? किसने मारा और किससे मारा? ये भी सवाल है आपसे मेरा।
जिन लोगों ने मारा अब तो वो अपनी मतलब कर रहे हैं ना, बचाव के लिए 100 उपाय खोज रहे हैं। साम दंड भेद जो भी बनेगा हम तुम्हें बचाएंगे, और पूरा सहयोग मिल रहा है लोगों को बचाने का। क्योंकि आज एक लड़की को इंसाफ नहीं मिला तो शायद ही इस देश में किसी लड़की को इंसाफ नहीं मिलेगा, जीने का अधिकार नहीं मिलेगा। लड़की नाम पे एक कलंक बन के रह जाएगी वो। मैं आपकी चिंता समझता हूँ, मैं आपका कंसर्न भी समझता हूँ, मैं आपकी भावनाएं भी समझता हूँ, बट जो एक्यूज के बाबा जी हैं, आरोपी के बाबा जी, वो ये कह रहे हैं कि दोनों परिवारों को इस बात की जानकारी थी। वो बाबा जी दोनों एक दूसरे को जानते हैं। नहीं, इस परिवार नहीं, मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ। दोनों परिवारों को इस चीज़ की जानकारी थी, तो आपने क्यों नहीं रोका? आपके तो घर के बच्चे थे, आप समझाते हैं अपने बच्चों को। बताइए राकेश जी। लोगों का हमेशा से यही रहा है कि हम लोग छोटी कास्ट के लोग हैं, तो इन्हें इस तरीक़ा से दबा के रखो कि ये आवाज़ उठा ना सकें। क्योंकि इतना बड़ा कांड होने के बावजूद भी किसी गांव के किसी भी सदस्य ने अगर बोल दिया होता मुँह से कि हाँ चलो इनके घर में ऐसा हुआ है, हम देख सकते हैं, या लड़की को देख के आते, तब ना इंसानियत नाम की चीज़ है ही नहीं। इंसानियत होती तब ना किसी को देखते आके। जब एक गाँव एक परिवार की तरह रहता है ना, तो उस जगह कोई भी घटना होने से तो किसी एक दूसरे को देखते नहीं है क्या वो दुश्मन का हो ना, तब भी देखने जाते हैं कि इसे परेशानी क्या हुई है। जब मैं वहाँ रोड पर रो रही थी तो मेरे को देख के सारी लेडी से हंस रही थी, सारे आदमी हंस रहे थे, क्योंकि तमाशा चल रहा था, वहाँ खेल हो रहा था। एक जो सोची समझी साजिश थी वो, उसमें ये लोग सब शामिल थे। यह पहली बार था जब आरोपी और पीड़ित पक्ष एक साथ किसी न्यूज चैनल पर थे और अपनी अपनी बात, अपना अपना दावा, अपना अपना सच, अपना अपना पक्ष उन्होंने देश के सामने रखा। इस बीच बड़ी खबर यह है कि हाथरस इस केस में पूरा बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी परिवार ने बड़ा दावा किया है। वारदात के वक्त घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं थे आरोपी, ये उन्होंने बड़ा दावा किया है। उनकी परिवार की ओर से यह दावा किया गया है। आरोपी रामकुमार वारदात के वक्त डेयरी पर मौजूद था। ये सारी बातें उन्होंने मोबाइल लोकेशन के आधार पर कही है। आरोपी रवि उस दिन अपने खेत में काम कर रहा था। ये बड़ी बात, बड़ी खबर और बड़ा दावा, और इससे क्या ये पूरा केस पलट गया, इसको लेकर बातें अब होने लगी हैं। आरोपी परिवार ने बड़ा दावा किया है कि दरअसल आरोपी उस दिन डेयरी पर था, आरोपी रवि उस दिन खेत में काम कर रहा था, यानी दोनों की लोकेशन अलग अलग थी, जबकि पीड़ित पक्ष ने यह कहा कि दोनों की लोकेशन एक थी। तो इस बड़ी खबर के बाद बड़ा सवाल, क्या ये पूरा केस पलट गया? ग्राफिक्स के जरिए एक और तस्वीर आपके सामने रखते हैं कि क्यों हम कह रहे हैं कि ये केस पलट रहा है। कैसे पलट रहा है केस, आप समझिए। आरोपी रवि, रामकुमार, लवकुश और संदीप। रवि और रामकुमार भाई हैं और उसके बाद जो लवकुश है वो भतीजा है। और जो ये कहा गया था कि इनकी लोकेशन एक है, दरअसल अब मोबाइल लोकेशन के आधार पर, जो मोबाइल कहां पर था, एक्टिव था, इसकी लोकेशन के आधार पर इनकी लोकेशन अलग अलग बताई जा रही है। तो क्या ये पूरा दावा अगर पलटता है, दावा पलटता है, तो क्या केस नहीं पलटता? क्योंकि रवि घटनास्थल से दूर था, वो खेत में काम कर रहा था। रामकुमार 6 किलोमीटर दूर डेयरी पर मौजूद था। इसके अलावा लवकुश घटनास्थल से दूर था, चारा काट रहा था। जबकि संदीप की लोकेशन को लेकर सस्पेंस है, यानी स्थिति बेहद साफ नहीं। तो बड़ा सवाल ये कि अगर इन चारों आरोपियों की लोकेशन अलग अलग है तो ये घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, इसका मतलब यानी जो पीड़ित पक्ष ने दावा किया कि ये चारों आरोपी घटनास्थल पर मौजूद थे, इन्होंने मारपीट की, इन्होंने गैंगरेप किया। तो सवाल ये कि अगर इनकी लोकेशन अलग है तो ये संभव कैसे? तो सवाल इसीलिए उठता है, क्या ये पूरा केस अब पलट गया क्या? आरोपी लवकुश की मां का कहना है कि वो लव के साथ खेतों पर चारा काट रही थी, उन्होंने लवकुश ने पानी पिलाया था। लवकुश और लवकुश की मम्मी में खेत में चारा काट रहे। अच्छा। उस टाइम पे क्या देखा आपने, क्या सुना? ये देखा कि एक हमारे पास तो लड़का आया था छोटू नाम का, उसने बोला कि मेरे खेत में उसकी लड़की पड़ी है। और उसकी मैंने फिर कि उसके मुँह से खून आ रहा है कि उसकी मम्मी ने मैं घर भेजा हूँ लेने के लिए, तो उसके घर जा रहा हूँ मैं, उसके घर भाई को लेवाने। थोड़ी देर पहले भाई उसका चारा लेके घर पे आ गया था। अच्छा। जब वो आ गया घर पे, घर से गया, भाई उसका नहीं गया, तो वो घबरा रहा बच्चा। तो मैंने कही बेटा तू घर को जा और घर से अपनी मम्मी है अपने भैया ले वाला। वो आया है घर से अपनी भैया को लिवा के गया है।
तो हम तो अपने खेत में चारा काट रहे जब भी। फिर बोला मुझसे वाका बड़ा भाई के ताई, मैंने हाँ कहते हमारे खेत में क्या आएगा। मैंने बेटा मुझे तो मालूम ना, छोटू बता रहा हो कि बाकी लड़की ऐसे है गई है और मुँह में से खून आ रहा है कि तुम गई। मैं ना गई कि जब किल्ला रही ना, रो रही ना, झिकिया रही ना, तो हम क्यों जाएँ कि तो मेरे साथ चलो। अब नहीं चल बेटा। तो मैं और छोटू का भाई सोम सिंह और मेरा बेटा लवकुश, हम चारों जने वहाँ पे पहुँचे तो लड़की ज़मीन पे पड़ी हुई है, उसकी माँ चारा काट रही है। मैंने बेटा का है वो है कि मुझे संदीप ने मारा है। संदीप ने मारा है कि हाँ। इतनी देर में, थोड़ी देर में फिर सब लोग आ गए हैं वहाँ पे, सब आ गए तो सबके सामने मैं बोली, मैंने बेटा कहा कहता कोई पानी ले आव तो कोई पानी ना लाया। तो मैंने अपने बेटा से बोली हूँ कि बेटा तू जा, लवकुश से मैंने बेटा तू जा बज के और एक पॉलिथीन में माते सड़क से देख के और भरा से पानी भरला। मेरा बेटा गया है वहाँ से भरा से पानी लेके आया और ला के उसकी माँ के हाथ में दे दिया है कि लो भाभी जैसे पिला दूँ। मेरे बेटे ने तो पिलाया भी नहीं है। और उसका भाई पहुँचा है, भाई ने पूछा कि कौन हो, कि संदीप था, कि और भी कोई था, कि नहीं। तो फिर भाई उसका बाएं पकड़ के और लेके सड़क तक आया और फिर सड़क पे ऐसे बाइक पे बैठा के उसका भाई, उसकी माँ और लेके गए थाने को। बस मुझे इतना मालूम। तो लवकुश का नाम क्यों ले रहे हैं जबकि लवकुश का नाम घूरे की वजह से नेक दिनाते रंजिश सी चल रही थी। वैसे माँ नहीं बोनती थी, बाप बोनता, दादी बोनती, खूब आते जाते खूब बोनते हम, ऐसी कोई बात नहीं है। जितो अब उन्हें मालूम होगी कि जो बचाने के लिए पानी पिलाया और मरते समय किसी को पानी भी पिलावे तो बहू को गुनाह एहसान मानता है, लेकिन उसने तो जन क्या कराया मेरे बेटे को। और इस बीच विनीत दुबे हमारे साथ हाथरस से जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विनीत, पहला बड़ा सवाल तो यही है कि जिस तरीके से आरोप लगे थे, चारों आरोपियों पर गैंगरेप का आरोप लगा था, अगर इनकी लोकेशन अलग अलग तो ये एक साथ मौजूद कैसे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो आरोप लगा था वो इस समय अगर तथ्यों को देखा जाए तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि चारों की लोकेशन मैं आपको क्रमवार बता देता हूं कि सबसे पहला आरोपी संदीप के बारे में जिसकी अभी तक कुछ ट्रेस नहीं हो रहा था, लेकिन जो पहला आरोपी संदीप है वो यहाँ पर, क्योंकि बिजली सुबह आती है 11 बजे के आसपास, वो सुबह 9 से 10 के बीच में गाय को यहाँ पर पानी पिला रहा था, ये बताया जा रहा है आरोपियों के पक्ष के द्वारा। दूसरे जो 3 आरोपी हैं जिनका नाम बाद में लिया गया, ये 3 आरोपी हैं लवकुश, रवि और रामकुमार। रामकुमार डेयरी पर काम करता है, जो सुबह 7 बजे जाता है और दिन में 12 बजे लौटता है और फिर शाम को दूसरी शिफ्ट करता है। जिस समय की वारदात है 9 बजे के आसपास की, उस समय रामकुमार डेयरी पर काम कर रहा था। पुलिस को उसकी अटेंडेंस रजिस्टर में अटेंडेंस में मिली है और वहाँ के लोग भी इस बात को बयान दे रहे हैं। वो रामकुमार वहाँ पर था। रवि जो था वो घर के बाहर खेतों पर मशीन जो उसकी लग रही है चारे की, वहाँ पर चारा काट रहा था अपनी माँ के साथ, अपने परिवार के साथ, वो भी यहाँ पर था। और लवकुश की माँ, जैसा कि अभी हमने बयान में दिखाया कि लवकुश की माँ पास के खेत में थी, वो चारा काट रही थी और उन्होंने जब सुना तो उसके बाद वो वहाँ पहुँची। यानी चारों की लोकेशन जो थी वो सब अलग अलग यहीं पर थी, लेकिन वो घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे। ये बात सभी लोग जानते हैं और पूरा गाँव इस बात को कह रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन्होंने आरोप लगाया है, पूरे मामले की यही वजह है और इसी वजह से SIT नहीं विनीत, फिर तो ये सवाल उठेगा कि पीड़ित पक्ष के दावे के मुताबिक अगर इनकी लोकेशन एक नहीं है, यानी ये उस घटना में शामिल नहीं है, फिर तो ये पूरी थ्योरी सवालों के कटघरे में, और फिर तो ये बात उठेगी कि हाथरस में जैसा बताया गया वैसा नहीं हुआ था। मैं आपके पास लौट कर आता हूं विनीत, आप हमारे साथ बने रहिए। आरोपी रवि की मां का दावा है कि घटना के दिन रवि घर पर मशीन पर चारा काट रहा था और उनका दूसरा बेटा रामकुमार सुबह 7 बजे ही डेयरी पर काम करने के लिए निकल गया था और डेयरी पर रामकुमार की मौजूदगी के सबूत भी पुलिस को मिले हैं। सुनिए। तब आपके साथ है, हमें सिर्फ आप ये बता दीजिए कि रवि उस दिन कहाँ थे? रवि आज चारा कुट रहा मशीन पे, इसी मशीन हाँ, और गाय पे प्यार उसके बाद में। अच्छा, हाँ, जय खनो। तो कब खबर कैसे सुनी आपने कि वहाँ ऐसा हो गया? तब तो हमारे गांव में पूरा भाजो सब देखे गए। अच्छा, तब आप गए हो? हाँ, तो रवि तब आपके साथ थे? आपके साथ, मेरे साथ हो। आप बिना बात आरोप लगाए हो बालकन ने, गैर फालतू को। आप पे आरोप क्यों लगाया उन्होंने? यूं ही लगाए हो, गाँव के पटीशन मानता है मत तो लगाए दो। अच्छा, वो दूर। यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। इस हिस्से की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। हाथरस केस में गांव के 40 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। SIT ने गांव के 40 लोगों को पूछताछ के लिए तलब कर दिया है। पीड़िता के अंतिम संस्कार में ये लोग शामिल हुए थे, यानी SIT का प्लान है मेगा पूछताछ का, और इसीलिए इन 40 लोगों को बुलाया गया है पूछताछ के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर हाथरस केस से जुड़ी हुई। गांव के 40 लोगों को SIT ने तलब कर लिया है, उनसे सवाल जवाब करेगी SIT की टीम और ये सभी 40 लोग पीड़िता के अंतिम संस्कार में
शामिल हुए थे। लगातार पीड़ित पक्ष का आरोप यह है कि बिना उनकी मर्जी के अंतिम संस्कार कर दिया गया था बच्ची का। पीड़ित के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे गांव के लोग और अब एसआईटी ने इन 40 लोगों को पूछताछ के लिए बुला लिया है। इन सभी 40 लोगों से सवाल जवाब करेगी एसआईटी की टीम। हाथरस का पीड़ित परिवार आज पुलिस सुरक्षा में घर से बाजार के लिए निकला। इस दौरान न्यूज नेशन संवाददाता विनीत दुबे ने पीड़िता की मां और भाई से बातचीत की। आइए देखते हैं विनीत दुबे की इस रिपोर्ट को। पीड़ित परिवार द्वारा लगातार सुरक्षा की बात कही जा रही थी। अभी हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि पीड़ित का परिवार इस समय बाजार कुछ खरीदारी के लिए जा रहा है और ये देखने को मिल रहा है कि पुलिस सुरक्षा में उनको ले जाया जा रहा है। यहाँ पर माँ भी हैं, उनके भाई भी हैं और पुलिसकर्मी अपने साथ इनको ले जा रहे हैं। महिला पुलिस भी है। सर, कहाँ ले जा रहे हैं इनको? अरे वे तो उनसे पूछो, जहाँ जाना चाह रहे भाई वहीं पर। बैंक के लिए बता रहे, अभी बैंक से पैसा ला रहे निकल रहे। अच्छा, बाजार जा रहे हैं, बैंक से कुछ खरीद? हाँ, बैंक से पैसा ला रहे, अपना जो भी ला रहे होंगे निकलवा रहे। माता जी, कहाँ जा रही हैं आप? नहीं, चप्पा जा रहे हैं। अच्छा, किस लिए? कुछ लेने जा रहे हैं। अच्छा, बैंक वगैरह जा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप, गाड़ी में है इस समय, माँ भी हैं और भाई भी हैं और पुलिस सुरक्षा के बीच इनको ले जाया जा रहा है और कह रहे हैं कि इनको कुछ पैसा निकालना है, बाजार से कुछ खरीदारी करनी है और यही वजह है कि इनको शहर की तरफ ले जाया जा रहा है। उसके बाद सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इनको वापस यहाँ लाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ हाथरस से विनीत दुबे, न्यूज नेशन। वक्त यहाँ पर एक और ब्रेक का ब्रेक के उस पार देखिए क्रिश्चियन वर्सेस मुसलमान, बीच में दुर्गा स्थान।